अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन ग्रामी, आजकल हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या होगा। लेकिन इससे भी आम और अहमियत का हामिल सवाल यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट होता है तो पाकिस्तान के कीमती एटमी असासों का क्या होगा। क्या हमें ये भी बेचने पड़ेंगे या फिर हमें इन एटमी असासों को गिरवी रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इसी अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जब इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो वो कौन सी रूहानी शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत की थी और आज भी कर रहे हैं। नादरीन ग्रामी, सबसे पहले ये बात याद रहे कि पाकिस्तान अल्लाह पाक के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खास इनायत और तोहफा है और उनके हुक्म से मार्ज वजूद में आया है। लिहाजा पाकिस्तान को ताक़यामत कोई आँच नहीं आ सकती। हालात का बदलना, सियासतदानों का मुल्क के खिलाफ दुश्मन से भारी रकम लेकर नुकसान पहुँचाना तो मुमकिन है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को तबाह करने के मंसूबे बनते रहे हैं और आइंदा भी बनते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात कभी भी इनको कामयाब नहीं होने देगी। इसी तरह की एक कोशिश हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं और ये उस वक्त की बात है जब 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को कामयाबी से तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। ये 80 की दहाई के दरमियानी आता था जब इंडियन गुजरात के नौजवान गढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाजों का एक स्क्वाड पाकिस्तान के कहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बर्दार जहाज गिराने का इरादा किया था जो सुबह सवेरे बहरे हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। उनका प्लान ये था कि वो एक कैम्बट या एक टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तान रेडार्स को धोखा दिया जा सके और रेडार्स ऑपरेटर ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बर्दार जहाज है। फिर वो कोटा पर बमबारी करके उसको तबाह कर देंगे और वहाँ से सीधा जम्मू कश्मीर जाकर रिव्यू फिलिंग करेंगे और वापस निकल जाएंगे। कहा जाता है कि उस हमले की इत्तला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान के किसी रूहानी शख्सियत ने दी थी और वो रूहानी शख्सियत अमीर हाजी अब्दुल वहाब थे, जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को खबरदार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ फितना पैदा किया जा रहा है, लिहाजा कुछ कर लो। उसके बाद ISI ने अपने भाग दौड़ तेज कर दी और बिला आखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का सुराख लगा लिया। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इत्तला दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए, जिनमें से पहले के जिम्मे ये काम था कि वो इसराइली जहाजों के हमले को नाकाम बनाए और उनको मार गिराए। दूसरे दस्ते को मुंबई टर्बे में मौजूद इंडिया का बाबा न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को निजीव डिजर्ट में मौजूद इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रिफ्यूलिंग नहीं कर पाते और उनका गिरना लाजमी था, यानी वापसी मुमकिन नहीं थी और ये एक फिदाई मिशन था और इसके लिए 4 जवानों की जरूरत थी। जब एयरफोर्स के नौजवानों से पूछा गया तो 10 तैयार हो गए और उनमें से 4 का इंतखाब करने के लिए कुरा डालना पड़ा क्योंकि हर नौजवान ये एजाज हासिल करने के लिए बेचैन था। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक के अज़्म व हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जर्नल्स इस हमले के हक में नहीं थे और उनको खुदकशी करार दे रहे थे। उनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तानी एयरफोर्स शिद्दत से हमले के मुंतज़िर थे। वो उसको आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को उनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकल व हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और उन्होंने नहायत ही बूंदे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई अख्तियार कर ली। उसको छुपाया भी न जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की सबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि न पाकिस्तान इराक है और न ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज है, लिहाजा आइंदा ऐसी किसी भी मुहिम जुई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। नादरीन ग्रामी, इसी तरह की एक साजिश अभी भी की जा रही है, लेकिन इस बार ये साजिश बड़ी चालाकी से की जा रही है। इस साजिश के मुताबिक पहले पाकिस्तान पर इतना कर्जा चढ़ाया गया कि जितना वो कभी अदा नहीं कर पाएगा। लिहाजा इस कर्जे को खत्म करने के लिए अमेरिका और इसराइल की जानिब से ये ऑफर दी जाने लगी कि अगर पाकिस्तान अपने एटमी असासे हमारे पास गिरवी रख दे तो हम पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने के लिए भी तैयार हैं।
याद रहे कि अगर पाकिस्तान उनको ये बात नहीं मानता, IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा फराहम न करता, तो पाकिस्तान जल्दी डिफॉल्ट हो जाएगा और फिर हमारे असासे खुद ब खुद कर्जा फराहम करने वाले ममालिक के पास चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा, और अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो हमारे असासे बिल्कुल महफूज रहेंगे। पाकिस्तान ने इस एटमी प्रोग्राम के लिए दिन रात कई साल तक काम किया है और फिर जाकर इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज कुछ यूं होता है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने का इंदिया दिया और सन 1953 में अमेरिका के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत की कि अमेरिका सनअती और पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रिएक्टर की तामीर में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने यूरेनियम को हासिल करने का सबसे बड़ा मसला था। 1963 में बाकायदा तौर पर कमीशन बनाकर यूरेनियम की तलाश शुरू कर दी गई और कुदरत में पाकिस्तान पे मेहरबान हुई और पाकिस्तान ने आखिरकार डेरा गाजी खान के मकाम पे यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए और फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने उसको निकालना शुरू किया। भारत के एटमी प्रोग्राम का इल्म पाकिस्तानी इदारों को 1965 में ही हो गया था। फिर पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश तेज कर दी। फिर जब पाकिस्तान ने इंडियन मुदाखलत और इधर हम इधर तुम वाले नारे की वजह से 1971 में मशरकी हिस्सा खो दिया, तब इदारों को ये बात समझ आ गई कि अगर भारत का मुकाबला करना है तो हर सूरत में एटम बम बनाना होगा। टागी के पहाड़ों के दामन में पाकिस्तान के एटमी ग्रुप से वाबस्ता साइंसदानों के ग्रुप ने ये नारा बुलंद किया था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कनाडा की मदद से 1972 में लगाया था। 1974 में किसी प्रेशर की वजह से कनाडा ने मदद करने से इनकार कर दिया और 1974 में ही इंडिया ने एटमी तजर्बा किया, तो पाकिस्तान के लिए अब एटमी ताकत हासिल करना नागुज़ीर हो गया था। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर यूं हुआ कि सन 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मुतअल्लिक़ कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन नहीं रहा। तो वक्त गुजरता रहा और भारत ने सन 1996 में एटमी वारहेड ले जाने वाले पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया। फिर 1998 में जब भारत ने यके बाद दीगरे 2 धमाके किए तो तब इंडिया का लहजा तब्दील हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू किया। तब पाकिस्तान के अंदर से तमाम हलकों की जानिब से आवाजें उठना शुरू हुई कि भारत को जवाब दिया जाना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दबाव बढ़ रहा था। तब चागी के पहाड़ों को धमाके के लिए चुना गया और आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक साथ धमाके करके दुनिया को ये बताया कि अब पाकिस्तान एक एटमी पावर बन चुका है और पाकिस्तान का दिफा अब बहुत ही मजबूत हाथों में है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी पर ज़रूर दबाना ताकि हर ऐसी मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।